तो ये प्रेशर पी नॉट भी हमारा फॉर्मूला एच रो जी ही होता है, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला हमेशा एच रो जी होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे तो एच यहाँ पे एटमॉस्फेरिक हाइट हो जाएगा, रो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ एयर है, जी एक्सेस ड्यू टू ग्रेविटी है। उसके बाद हमने ये कहा कि यदि हम इस कंटेनर को ऊपर की तरफ ए एक्सलेशन से इफेक्टिव एक्सलेशन ए दे देते हैं, सपोज ए एक्सलेशन आप दे देते हैं, तो प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंटेनर P इज इक्वल टू हो जाएगा P नॉट प्लस एच रो जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव यहाँ पे हो जाएगा G प्लस ए, अपवर्ड डायरेक्शन में अगर जाएगा तो G प्लस ए, डाउनवर्ड में G माइनस ए, ये टर्म्स बताया था। उसके बाद हमने कहा था कि अगर कंटेनर को यदि आप हॉरिजॉन्टली एक्सलेट करोगे, तो हॉरिजॉन्टली एक्सलेट करने में मान लीजिए कि L लेंथ का ये 1 और 2 के बीच में हॉरिजॉन्टल सेपरेशन L लेंथ है, तो प्रेशर 1 हमेशा प्रेशर 2 से अधिक होता है बाय अमाउंट P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो ए एल। उसके बाद हमने ये भी कहा था कि यदि आप एक्सलेटेड कंटेनर की बात करते हो, जो शेप ऑफ द फ्री सरफेस है वो इंक्लाइंड हो जाता है, जहाँ पे ये थीटा एंगल के बारे में हमने आपको कहा था, थीटा एंगल के बारे में हमने बताया था कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए बाई जी होगा। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था, एक बच्चा कोई डाउट बता रहा था कि रोटेटिंग वेसल का समझ में नहीं आया। रोटेटिंग वेसल का, वन सेकेंड, एक बार रोटेटिंग वेसल को मैं आपको बताता हूँ। रोटेटिंग कंटेनर में प्रेशर कैसे किस तरह से लेते हैं उसका मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मैंने कहा था कि एक बार मान लीजिए किसी ट्यूब में, ट्यूब का एक एंड यहाँ पे फिक्स कर दिया और दूसरा एंड यहाँ पे ओपन टू द एटमॉस्फेयर है मान लीजिए, और इसमें कुछ आपने लिक्विड डाल दिया और इस एक्सिस के अबाउट इसको ओमेगा से रोटेट कर दिया। प्रेशर का वेरिएशन बताना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मान लीजिए ये अगर ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है, तो यहाँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट काम करेगा, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी फ्लूइड एलिमेंट्स पे बात करते हैं, इस पे बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो फॉर्मूला होता है वो m ओमेगा स्क्वायर r होता है। r यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। तो जैसे जैसे फ्लूइड एलिमेंट्स में आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे एक्सिस से, एक मिनट बच्चे, एक मिनट, पेरेंट्स का फोन आया ना। ठीक है, तो यहाँ पे रोटेटिंग वेसल मैंने कहा
कि जो प्रेशर एलिमेंट, इसमें मान लीजिए कि डीपी का प्रेशर आया है, तो डीपी का जो प्रेशर आएगा वो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, वो अपने को देखना है कि इस डीपी प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करें। तो मैंने कहा कि अगर यहाँ पे प्रेशर P है तो इधर P प्लस टीपी हो। प्रेशर हमेशा राइट साइड बढ़ेगा लेफ्ट साइड से, क्यों? क्योंकि फोर्स बढ़ता जाता है। एज वी गो फ्रॉम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमारा फोर्स बढ़ता है, तो फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर है यहाँ पे बेसिकली वो फोर्स अपॉन एरिया है। तो फोर्स अपॉन एरिया है, तो पहले आप तो देख ले कि एक्स पे एक डीएक्स एलिमेंट बात करते हैं। क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें एक फ्लूइड का एलिमेंट लेना है, ये जिसके अक्रॉस हमने डीपी का प्रेशर डिफरेंस लिया है। यहाँ पे पी है और यहाँ पे पी प्लस डी पी है, मतलब प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा है। तो जो फोर्स है, फोर्स बाय एरिया प्रेशर होता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि जो डीपी प्रेशर है, जो डीपी प्रेशर है अपने पास, वो हो जाएगा डीएम। डीएम को क्या लिख सकते हैं? ये वाला जो डीएम मास है, डीएम मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। ये हमारा डीपी हो गया डिवाइडेड बाय एरिया। अच्छा, और डीएम को लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू डीएक्स, एडीएक्स, और इनटू डेंसिटी, और इनटू ओमेगा स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया से एरिया कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद जब आप बात करते हो इसमें डीपी प्रेशर की, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर रो एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो प्रेशर, हम सपोज दैट यहाँ पे लिक्विड कंटेनर में जो लिक्विड है, इसका अगर हम देखें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण अगर ट्यूब पूरी तरह से भरा हुआ नहीं होगा, तो मान लो यहाँ तक लिक्विड आ गया, इधर मान लो प्रेशर P1 है, इधर प्रेशर P2 है, तो जो P1 से P2 हो जाएगा, एक्स की लिमिट हम यहाँ से बोल देते हैं, सपोज दैट ये डिस्टेंस है कुछ स्मॉल ले लेते हैं। ये डिस्टेंस अपने पास, ये डिस्टेंस है L, और ये डिस्टेंस कैपिटल L है, तो इसको हम लिख लेते हैं स्मॉल l से कैपिटल L। तो यहाँ से हो जाएगा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रो एक्स स्क्वायर, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट पुट करेंगे तो एल स्क्वायर माइनस स्मॉल एल स्क्वायर बाई टू। तो ये अपना हो जाएगा प्रेशर का डिफरेंस, मतलब P2 इज इक्वल टू P1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रो कैपिटल L स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। ओके, तो ये प्रेशर का मैंने आपको बताया। देखो जो हमने पहले बताया था एल की वैल्यू 0 लिया था, मतलब यहाँ पे फ्लूइड पूरी तरह से ट्यूब के अंदर भरा हुआ था, ये कॉन्सेप्ट लिया था। इस पे आप थोड़ा सा अच्छे से सोच लीजिएगा कैसे क्या है। उसके बाद मैंने कंटेनर पे भी बताया था। देखिए कंटेनर में जैसे मान लीजिए कि किसी भी वेसल, रोटेटिंग वेसल है, रोटेटिंग वेसल है, और इसमें आपको बताना है कि प्रेशर का फंक्शन किस तरह से होगा। जैसे यहाँ पे लिक्विड है और कंटेनर को आपने इसके एक्सिस के अबाउट रोटेट करना स्टार्ट कर दिया ओमेगा से, मान लीजिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ओमेगा से रोटेशन होगा तो लिक्विड का फ्री सरफेस, लिक्विड का फ्री सरफेस चाहेगा कि अपने आप को, क्योंकि नॉन विस्कस फोर्स है यहाँ पे, देखिए नॉन विस्कस लिक्विड है, नॉन विस्कस लिक्विड पे हमेशा जो फोर्स होता है वो लिक्विड के फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो लिक्विड के सरफेस के परपेंडिकुलर, आइडियल फ्लूइड की अगर हम बात करें। तो यहाँ पे जिस तरह से हम, जैसे ही यहाँ पे ओमेगा से रोटेट होगा, लिक्विड का जो शेप हो जाएगा कंटेनर में वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड का शेप ऐसा हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी हम फ्लूइड पार्टिकल्स की बात करते हैं, मान लीजिए इसका मास m है, तो इसका वेट mg इधर की तरफ लग जाएगा, और इधर की तरफ मान लो कि x डिस्टेंस पे है, यहाँ पे ओरिजिन है 0,0, इधर की तरफ x एक्सिस ले लेते हैं, इसको इधर y एक्सिस ले लेते हैं, तो mg फोर्स नीचे हो गया और रेडियली आउटवर्ड फोर्स हो गया m ओमेगा स्क्वायर x। ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर x। अब यहाँ से देख लीजिए, थोड़ा सा फिगर को एनालाइज करता हूँ, फिगर बड़ा बनाता हूँ। ये अपने पास इसका जो शेप है मैंने आपको बताया था, ये होता है पैराबोलाइड। पैराबोलाइड का मतलब होता है 2 डायमेंशनल में ये जो शेप है पैराबोला का होता है, और इससे जो बहुत सारे पैराबोला को आप ज्वाइन करेंगे तो एक शेप वॉल्यूम आएगा। तो वॉल्यूम, जो पैराबोला के शेप से जो वॉल्यूम आता है उसको पैराबोलाइड बोलते हैं। तो इसका जो शेप है वो पैराबोलाइड है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। अगर हम पैराबोला दिखा दे तो पैराबोलाइड ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। तो हमने ये कहा कि यहाँ पे वाई एक्सिस है, इधर ये एक्स एक्सिस है। ये क्या चीज है? लिक्विड का जो फ्री सरफेस है, रोटेशंस के बाद का क्या होगा शेप, वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये जो पॉइंट जहाँ पे आपने फोर्स लिया है ना, जो जो लिक्विड यहाँ पे लिया है एफ एम मास का, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये हमारा थीटा है, जहाँ पे टेन थीटा क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। ये बात क्लियर है कि टेन थीटा जो हो जाएगा वो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से इस इंक्लाइन प्लेन पे देखिए, इधर की तरफ अपने पास एम ओमेगा स्क्वायर एक्स है, इसका इधर की तरफ ये एंगल थीटा है, कंपोनेंट क्या होगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स कॉस थीटा। और इस एम जी का डाउन द प्लेन फोर्स कितना होगा, एम जी साइन थीटा होगा। यदि ये स्टेशनरी है तो हम इसको लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स कॉस थीटा। एम से एम कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा हो गया यहाँ से ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी। ओके, टेन थीटा हो गया ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी। अब इसको हम फिर से डी वाई को लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू जी एन प्लस सी। अब यहाँ से c की वैल्यू हमें कंडीशन से निकालना पड़ेगा। c से कंडीशन का क्या मतलब हो गया, यदि x 0 है तो y भी 0 है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। यहाँ पे देखिए ओरिजिन आपने कहाँ माना हुआ है, ओरिजिन जो आपने माना है यहाँ पे, यहाँ यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 है तो y भी 0 है। तो इस वाले इक्वेशन में c निकालने के लिए पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली यहाँ c इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ जो ट्रेजेक्ट्री आ जाएगा, मतलब आप कहो कि लिक्विड का जो शेप आ जाएगा वो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू जी आ गया। इट्स अ वेरी यूजफुल फॉर्मूला। मतलब ये जो फॉर्मूला है y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू जी, इसमें हम ये कह सकते हैं कि y एज ए फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे y इक्वल टू समथिंग के एक्स स्क्वायर है। ये पैराबोला का बताता है, पैराबोला पढ़े होंगे, पैराबोला का ये इसका ट्रेजेक्ट्री आता है। ठीक है, तो इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक उसी तरह से जैसे मान लो कि अब आपको देखना है प्रेशर डिफरेंस इन यू ट्यूब रोटेटिंग, उसको रोटेटिंग अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए अपने पास अब ये ट्यूब है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड है, पहले क्या है इक्वल आर्म लेंथ था, मतलब दोनों में जो लिक्विड है बराबर बराबर हाइट का है। ठीक है, एक ही लिक्विड है और यहाँ पे दोनों में हाइट एच एच सेम है, इसमें भी एच है और इसमें भी एच। जब ये रोटेट नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बाद हमने क्या करा, रोटेशन स्टार्ट कर दिया। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो है इस एक्सिस के अबाउट,
इस एक्सिस के अबाउट हमने रोटेशन स्टार्ट कर दिया, और जब इस एक्सिस के बाद रोटेशन स्टार्ट किया तो इसका जो ऑटोमेटिक शेप आएगा, शेप ऑफ द लिक्विड जो आएगा, क्या आएगा? ऑटोमेटिक जो शेप आएगा वो आउटर वाले में ज्यादा हाइट आ जाएगा। मान लीजिए कि ये H2 आ गया, और ये जो लोअर वाला है इसमें मान लीजिए कि H1 आ गया। हर जगह लिक्विड है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर। यहां से ये मान लीजिए कि लेंथ L है, बेस की लेंथ L है। हमने कॉन्सेप्ट देखा था जब रॉड के केस में हमने ये देखा था, तो क्या देखा था? P2 माइनस P1 क्या आया था? रॉड के केस में मैंने आपको कहा था कि x पे एक dx एलिमेंट ले लेते हैं, तो x पे dx एलिमेंट ले लेते हैं, तो इसका जो dm था वो था adx इंटू रो, dm इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा से रोटेट हो रहा है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, रेडियस है x, तो ये अपने पास क्या हो गया था? फोर्स हो गया था, डिवाइडेड बाय एरिया जो था वो प्रेशर था, dp, चेंज इन प्रेशर। इसके बाद हमने कहा था कि a से कैंसिल हो गया, इंटीग्रेट किया इसको, ये आ गया P1 से लेकर के P2, ये आ गया 0 से लेकर के L, 0 से L तक आ गया। इसके बाद हमने कहा कि ये P2 माइनस P1 है, इज इक्वल टू हो जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर, और x dx का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, और एक्स स्क्वायर बाई 2 को हमने लिमिट डाल दिया 0 से L, तो फाइनली हो गया ये रो ओमेगा स्क्वायर L बाई 2। ये हो गया P2 माइनस P1, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ओके, सर एल अब स्क्वायर होगा। हाँ सॉरी, बिल्कुल। अब अपने को ये बात पता चल चुका है कि यहाँ का प्रेशर P1 है, इधर का प्रेशर P2 है। हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन से P1 क्या होगा? P1 होगा P नॉट, क्योंकि इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट लग रहा है, तो P नॉट प्लस, यहाँ पे इस वाले सेकंड वाले फिगर के अकॉर्डिंग P नॉट प्लस H1 रो जी, और जो P2 होगा वो होगा P नॉट प्लस H2 रो जी। तो P2 माइनस P1 करेंगे तो इससे आ जाएगा H2 माइनस H1 इज इक्वल टू, P2 माइनस P1 को हम लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं? P2 माइनस P1 को लिख सकते हैं, कैंसिल होके H2 माइनस H1 इंटू रो जी, इक्वेशन 2। फ्रॉम बोथ इक्वेशन हम इसमें 1 एंड 2 को अगर इक्वेट कर दे तो इसको लिख सकते हैं H2 माइनस H1 इंटू रो जी इज इक्वल टू हो जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2। अच्छा, रो से रो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से H2 माइनस H1 जो आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द रेस्पेक्टिव आर्म, आर्म मतलब ये कॉलम जो आर्म है ना, मतलब जो ट्यूब का ये जो हाइट है उसको आर्म लेंथ बोलते हैं। तो इसमें जो डिफरेंस ऑफ हाइट आ जाएगा वो आपको क्वेश्चन में कभी कभी आता है, तो डिफरेंस ऑफ हाइट हो जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2g। रो तो हट गया, ठीक है ना, तो रो से रो कैंसिल हो गया था ना, तो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2g, ये डिफरेंस ऑफ हाइट का फॉर्मूला है। तो इस तरह से हमने हाइड्रोस्टैटिक्स के सारे केसेस को देखा था, इसमें चीज मैंने ऐड भी कर दिया आपको। हाइड्रोडायनेमिक्स में मैंने आपको वेंचुरीमीटर भी आपको मैं बता देता हूँ। वेंचुरीमीटर क्या होता है? इट इज डिवाइस used to measure the speed of flow in the ट्यूब। अब इसमें देखिए वेंचुरीमीटर में होता क्या है कि अपने पास मान लीजिए कि ये ट्यूब है, यहाँ पे एक आपने मैनोमीटर लगा दिया या फिर कोई वर्टिकल ट्यूब लगा दिया, फिर आपने यहाँ पर भी एक ट्यूब लगा दिया,
ऐसे, ठीक है। अब लिक्विड का फ्लो हो रहा है इसमें। यहाँ पे हमने देखा कि जो लिक्विड है वो H1 हाइट तक है, और यहाँ पे हमने देखा कि ये H2 हाइट तक, H2 हाइट तक। H1 और H2 तो अपने को पता चल जाएगा, क्योंकि ये क्या है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब है। हॉरिजॉन्टल ट्यूब में डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के पास हमने दो वर्टिकल ट्यूब इसमें कनेक्ट कर दिया, और किस तरह से स्पीड ऑफ फ्लो को मेजर करेगा, तो इसके लिए हम एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाते हैं। सपोज इस ट्यूब के अंदर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर A1 है और इधर की तरफ A2 है, तो एक तो हो जाएगा A1 B1 इज इक्वल टू हो जाएगा A2 B2, पहला इक्वेशन। दूसरी बात, यहाँ पे हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का कॉम्बिनेशन है, तो दोनों इक्वल होगा। तो हम P1 प्रेशर लेते हैं P नॉट प्लस रो जी H1, और जो P2 प्रेशर लेते हैं वो P नॉट प्लस रो जी H2 है। ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है। तीसरा इक्वेशन है बर्नौलीज थ्योरम, पॉइंट 1 और 2 पे लगाते हैं। तो इसको लगा दिया P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, रो जी एच का टर्म नहीं लेते हैं, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2 नहीं लेते हैं यहाँ पे। ऑब्वियसली यहाँ पे P2 माइनस P1 अगर हम बात करेंगे, ये हो जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। अब P2 माइनस P1 यहाँ से लिखेंगे तो रो जी H2 माइनस H1 आ जाएगा। H2 और H1 अपने को पता होता है, तो हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। फिर रो से रो यहाँ पे कैंसिल हो गया, 2G H2 माइनस H1 इज इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू मान लीजिए A2 V2 है। अब आपको मान लो कि वन पॉइंट पे आपको स्पीड बताना है, तो P1 को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, A2 बाई A1 इंटू V2, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा A2 बाई A1 का स्क्वायर माइनस 1 V2 स्क्वायर, या यहाँ से V2 आ जाएगा 2G H2 माइनस H1 अपॉन A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर माइनस 1, और इस पूरे का रूट। मतलब यहाँ पे क्या क्या टर्म हमें पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्यूब में हर पॉइंट का पता होता है, और जो आपने ट्यूब वर्टिकल ट्यूब लगाया है उसके साथ, उसमें जो हाइट ऑफ द लिक्विड रेज्ड है वो भी आपको निकल जाएगा डेटा से। तो वेंचुरीमीटर, इस तरह से हम किसी भी ट्यूब के अंदर कितना स्पीड फ्लो हो रहा है, इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। ये भी एक एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। कभी कभी बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशंस में क्वेश्चन आ जाएगा लिफ्ट ऑन द एयरफॉयल। एयरफॉयल का मतलब है एयर विंग। जो एरोप्लेन का विंग होता है वो कैम्बर्ड शेप होता है। कैम्बर्ड शेप का मतलब है, इसका अगर हम एक पार्ट कट करके इसका अगर हम साइड व्यू देखते हैं तो कुछ इस तरह। सॉरी, शेप सही नहीं बन, शेप इसको थोड़ा सा आगे से ना ठीक रखो, और पीछे से ऐसे इस शेप को बोलते हैं कैम्बर्ड शेप। जितने भी एयर विंग है, एयरक्राफ्ट है, इन सब का जो विंग होता है वो इस तरह से होता है, कैम्बर्ड शेप। ठीक है, एयर फॉइल भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे सामने से जो एयर आता है ना, सामने से एयर में इधर वाला जो एयर है वो स्टैग्नेट हो जाता है, तो एयर थोड़ा सा फ्लो स्पीड कम हो जाता है, और ऊपर वाला जो फ्लो स्पीड है वो बढ़ जाता है।
तो प्रेशर यहाँ पे स्पीड बढ़ गया तो प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और अंदर वाला स्टेगनेट हो गया तो प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो P2 माइनस P1 जो लिफ्ट होता है, लिफ्ट ऑन द विंग, क्वेश्चन भी आता है, लिफ्ट ऑफ द विंग क्या आ जाएगा, ये होगा P2 माइनस P1 इंटू एरिया ऑफ द विंग। ठीक है। तो और एक चीज मैं आपको बता दूं कि विंग के केस में कभी कभी विंग स्पैन दिया रहता है, तो विंग एक बार स्पैन दिया हुआ है। हाँ, विंग स्पैन का मतलब होता है ऑलमोस्ट जो प्लेन का इस तरह का होता है, लगभग लगभग ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया रहता है, समझ में आया। तो विंग स्पैन दिया रहता है, तो आपको लिफ्ट निकालने के लिए कभी कभी एयरफॉइल पे आता है, तो इस तरह से आप लिफ्ट ऑन द एयरफॉइल लगा सकते हैं। इसमें एक मैग्नस इफेक्ट होता है। एक बार कैम्बर्ड शेप वाला दोबारा बताना क्या है? कैम्बर्ड, Yes. देखो कैम्बर्ड का मतलब होता है, वीडियो ऑन करता हूँ। सर इसमें जो है आपने स्पीड वाला बताया था ना कि एयर की स्पीड को एक बार दोबारा रिपीट। इस कैम्बर्ड वाले में ना, देखो जो कैम्बर्ड शेप है, फिगर में देखो ऐसे, ये ऐसे होता है, जैसे प्लेन का ऐसे ये फ्लैट है ना, हल्का से ये आगे से ऐसे घुमाया रहता है और अंदर हॉलो करके थोड़ा सा अंदर कैम्बर्ड होता है ऐसे, ऐसे जब ऐसे चलता है ना तो एयर जो ऊपर है, टेंजेंशियल डायरेक्शन होने के कारण इस पे काफी तेज स्पीड से आगे फ्लो करता है ऊपर से, और अंदर क्या है, ऑब्स्टेकल आ गया ना एयर को, तो ये वाला जोन जो है उसमें एयर तो स्टैग्नेट कर गया है। ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि जो कैम्बर्ड शेप का मतलब होता है कि कुछ इस तरह का है शेप। ये कैम्बर्ड शेप है। अब यहाँ पे जो एयर स्पीड आएगा, मतलब जैसे प्लेन चलेगा जिस स्पीड से, तो उसी स्पीड से एयर को भी वो कट करेगा, आगे कट करेगा तो ये विंग्स के ऊपर से गुजरेगा। तो इधर चूंकि अंदर वाला पोर्शन क्या है, ऑब्स्टिकल है, कैम्बर्ड होने के कारण, कर्व्ड होने के कारण, तो अंदर का जो एयर स्पीड है वो कम रहेगा विंग के नीचे का, और विंग के ऊपर का जो एयर स्पीड है वो बढ़ जाएगा। तो इसके कारण चूंकि एयर स्पीड ऊपर वाला इंक्रीज कर गया है तो प्रेशर डाउन हो जाएगा, नीचे वाला हमारा प्रेशर क्या है, प्रेशर स्पीड कम है तो प्रेशर ज्यादा रहेगा। दैट्स वाई मैंने कहा कि ये जो P2 है दैट विल बी ग्रेटर देन P1, और इसके कारण एक लिफ्ट फोर्स प्रोड्यूस होगा अपवर्ड डायरेक्शन, एंड लिफ्ट फोर्स इज गिवन बाय P2 माइनस P1 बाई A। आ गया सर। तो मैग्नस इफेक्ट क्या है, मैग्नस इफेक्ट बेसिकली स्पिनिंग ऑफ बॉल के कारण होता है। जब भी बॉल स्पिन करता है, स्पिनिंग ऑफ बॉल की बात, जब भी बॉल स्पिन करता है तो ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों होता है। सपोज दैट बॉल को स्पिन कराया, मतलब वी और ओमेगा दे दिया, तो यहाँ पे अपने को पता है कि वी प्लस ओमेगा होता है, और यहाँ पे पता है कि जो स्पीड होती है वी माइनस ओमेगा। तो ऑब्वियसली अगर किसी भी सॉलिड की स्पीड है उसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव एयर की भी वही स्पीड होगी। जैसे अगर आप बाइक चलाते हो 60 किलोमीटर पर आवर से, तो आपको जो एयर आपके ऊपर स्ट्राइक करेगा वो भी 60 किलोमीटर पर आवर से करेगा, एयर को अगर हम रेस्ट में मान ले तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एयर स्पीड है, फ्लूइड की जो स्पीड है वो बहुत बढ़ जाता है इसके कंपेयर, टॉप एंड बॉटम की कंपेयर में। तो यहाँ पे प्रेशर डाउन हो गया और यहाँ पे प्रेशर अप हो गया। ये क्या होगा, इधर की तरफ एक फोर्स लग जाएगा, दैट इज P2 माइनस P1 इंटू ए। ये कितना होगा, तो ये अगर आपको बताना हो तो मान लीजिए कि बॉल का यदि रेडियस r है और इधर हमारा प्रेशर P1 है और इधर हमारा प्रेशर P2 है, ये जो फोर्स होगा वो लगेगा P1 माइनस P2,
ये ऊपर लगेगा कि नीचे लगेगा? ऑब्वियसली ऊपर लगेगा ना। यहाँ पे एयर स्पीड कम है तो प्रेशर ज्यादा हुआ, तो P2 यहाँ पे ग्रेटर देन P1 है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ओके। इधर की तरफ फोर्स हमने लिया है। तो ये जो फोर्स है, नेट फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली हो जाएगा ये हो जाएगा P2 माइनस P1 इंटू एरिया। एरिया जो हो जाएगा इसमें, वो प्रोजेक्टेड एरिया होता है। जैसे स्फीयर पे मान लीजिए कि चारों तरफ से ये प्रेशर लग रहा है, ये प्रेशर एक साइड से नहीं लग रहा, हर साइड से लग रहा है। तो ये जो एरिया होता है इन एवरेज पाई आर स्क्वायर, 4 पाई r² नहीं लेते वो, क्योंकि सरफेस एरिया हो जाएगा। तो स्फीयर का जो प्रोजेक्टेड एरिया होता है, जैसे मान लो कि स्फीयर का प्रोजेक्शन ले लेते हैं, एक इमेज ले लेते हैं स्फीयर का ग्राउंड पे, प्लेन सरफेस पे, तो वो सर्कल आएगा। तो सर्कल के एरिया से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये इतना फोर्स लग गया, इसके कारण बॉल क्या होगा, डेविएट कर जाएगा। ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा, तो आपने थ्रो इधर किया, अब ये धीरे धीरे इधर की तरफ डेविएट हो जाएगा। तो दैट इज द मैग्नस इफेक्ट। इसी कॉन्सेप्ट से ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, ये सब होता है, आपने देखा होगा। ओके, तो अब हम आते हैं फ्लूइड स्टैटिक और डायनेमिक्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्क है वो है सर एक बार प्रॉपर्टीज ऑफ। मैग्नस इफेक्ट वापस बता दोगे क्या? मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा, तो देखो मैग्नस इफेक्ट क्या है। रोटेशन में आपने एक चीज देखा है कि जब भी कोई बॉडी ट्रांसलेट करता है तो सेंटर ऑफ मास को वेलोसिटी होता है, और जब रोटेट करता है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता है। ठीक है, तो इस केस में मैंने कहा था कि टॉप मोस्ट पॉइंट और बॉटम मोस्ट पॉइंट की स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा। टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो v इधर की तरफ होगा एज दैट ऑफ सेंटर ऑफ मास, प्लस रोटेशन क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज जब हम इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो ये ओमेगा आर भी इसी डायरेक्शन में आएगा। सो नेट स्पीड v प्लस ओमेगा आर हो जाएगा, और ओमेगा तो v प्लस ओमेगा आर ऊपर की तरफ और v माइनस ओमेगा आर नीचे की तरफ। स्पीड किसका बढ़ गया, पार्टिकल्स की स्पीड ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, तो उसके साथ एयर कांटेक्ट में जो होगा उसकी भी वही स्पीड होगी कि वो एयर को कट करेगा ना। जिस स्पीड से सॉलिड बॉडी मूव करता है उसी स्पीड से एयर को कट करता है वो। तो v प्लस ओमेगा आर स्पीड हो गया एयर की ऊपर, v माइनस ओमेगा आर हो गया नीचे। नीचे वाली स्पीड ज्यादा है, नीचे वाली स्पीड कम है, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इधर वाला प्रेशर अप होगा और इधर वाला प्रेशर डाउन होगा। तो इसका मतलब है इस पे एक साइड वाइज फोर्स लगेगा, जिधर प्रेशर ज्यादा होगा उधर ही फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स इसको क्या करेगा, डेविएट कर देगा बॉल को अपने रास्ते से। और इस डेविएशन ऑफ द बॉल, ट्रांसलेटिंग और रोटेटिंग जो बॉल है हवा में ही जो डेविएट करता है, इसको मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बेसिकली यहाँ पे हम क्या क्या टॉपिक देखने वाले हैं, मतलब फ्लूइड के अंदर ही ये चैप्टर है, बट इसमें जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है इसमें हम लोग स्टडी करेंगे थोड़े से सॉलिड के बारे में, है ना। सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो, वो हम स्टडी करेंगे, सॉलिड और लिक्विड दोनों में। थोड़ा वन बाय वन हम
सॉलिड की प्रॉपर्टीज और लिक्विड की प्रॉपर्टीज देखते हैं। लिक्विड में जैसे हम प्रॉपर्टीज इसमें पढ़ने वाले हैं, विस्कोसिटी होता है। लिक्विड में प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं कि सरफेस टेंशन होता है, ठीक है ना। तो लिक्विड की विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उसके बाद सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड के अंदर कंप्रेशन हो सकता है, इलोंगेशन हो सकता है। जब भी किसी बॉडी को आप रोटेट करते हैं, जैसे आप 11th अभी चैप्टर 7 में रोटेशन में देखा था कि एक रॉड को आप रोटेट करते थे ओमेगा से, तो यहाँ पे ये रिजिड बॉडी मानते थे, मतलब आप ये मानते थे कि इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आप इसकी जगह पे एक रबर को आप घुमा के देखो तो इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने के कारण ये क्या होगा, बाहर की तरफ इसका लेंथ बढ़ेगा। तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि जब भी सॉलिड के केस में फोर्स लगाया जाता है तो उस सॉलिड में भी डिफॉर्मेशन, इस डिफॉर्मेशन के बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। लार्ज फोर्स जब आप लगाते हैं, हो सकता है कि रॉड को आप बहुत ही ज्यादा ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं और रॉड ही टूट जाए, रॉड अपने अपने कुछ पार्ट्स में ब्रेक कर जाए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं रॉड में कुछ मिट्टी लगा देता हूँ और इसको घुमा दूं तो मिट्टी बाहर की तरफ निकल जाएगा कि नहीं, इससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बाहर निकल जाएगा। तो जब इसके यस सर। बॉडी से अटैच मैंने मिट्टी लगा दिया और ये फिर रेडियली आउटवर्ड भाग गया, तो सॉलिड पे भी तो उसी तरह से हर टुकड़ा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा, हम ऐसा सॉलिड अज्यूम करते हैं, सबको फेविकॉल से छोटे छोटे गुटके को जोड़ देते हैं, रॉड बना देते हैं और इसको घुमा दिया, तो पता चला कि इसमें 2 गुटका पहले निकल गया, फिर एक गुटका और निकल गया, फिर एक गुटका और निकल गया। तो कहीं ना कहीं सॉलिड भी एक आपस में क्या है, अटैच्ड है। तो जब आप रोटेट करते हैं या फोर्स लगाते हैं तो उसपे किस किस तरह के प्रॉपर्टीज डेवलप होता है, वो हम इसमें स्टडी करेंगे। लिक्विड के केस में विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी जस्ट ए फ्रिक्शन फोर्स इन द केस ऑफ लिक्विड। हर लिक्विड में अपना एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है, हर लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड करता है, मोशन। जैसे जब हम स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात करते हैं और लेयर वाइज जब स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है तो इसको बोलते हैं लैमिनार फ्लो, इसका नाम है लैमिनार फ्लो। तो लैमिनार फ्लो में हर एक लेयर्स का दूसरे लेयर के बीच में जो इंटरनल फ्रिक्शन बनता है, दैट इज कॉल्ड द विस्कोसिटी, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। इसके बाद हमारे पास ड्रैग फोर्स भी होता है। जैसे हम लिक्विड के केस में देखें तो गैस के केस में भी जो ये सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, वो एक अलग से फोर्स लगेगा जिसका नाम है ड्रैग फोर्स। तो विस्कोसिटी के साथ साथ हम इसमें अलग से एक ड्रैग फोर्स भी देख सकते हैं। उसके बाद सरफेस टेंशन, जैसे सरफेस टेंशन की क्या प्रॉपर्टीज है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे ऐसे ट्री के लीफ होते हैं, उसमें जैसे आप वाटर डालोगे तो बिल्कुल राउंड राउंड शेप का स्फेरिकल शेप ड्रॉपलेट के शेप में। जाएगा, मोती जैसा बन जाएगा, है ना। तो वो यस सर। स्फेरिकल शेप क्यों ले लेता है, इसका रीजन हमें चाहिए। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे जैसे आप ब्लोइंग करते हैं, जैसे बबल्स बनाते हैं ना, तो ड्रॉप्स कैसे बनता है, बबल्स कैसे बनता है, उनके अंदर का प्रेशर क्या होता है, किस तरह का शेप होगा, इसकी स्प्लिटिंग होगी तो क्या फर्क पड़ेगा। कैपिलरी एक्शन हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। कैपिलरी एक्शन मतलब कोई भी चीज, कई ऐसे मटेरियल है जिसको अगर आप वाटर के साथ टच कराओ तो लिक्विड ऑटोमेटिक उस पे ऊपर चढ़ने लगता है, एब्जॉर्ब करने लगता है। हम लोग बोलते हैं उसको जो है ऐसे, ये एब्जॉर्ब कर रहा है ना। वो बेसिकली वो कैपिलरी इफेक्ट होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं सॉलिड्स के बारे में। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सबसे पहले सॉलिड ही पढ़ना है, तो हम पहले सॉलिड देख लेते हैं। देखिए जो सॉलिड है, सॉलिड पे जब आप फोर्स लगाते हैं तो पहले सॉलिड की थोड़ी मैकेनिकल मॉडल देखिए। हम लोग जो फिजिक्स के अंदर, हम केमिस्ट्री पे नहीं जाएंगे तो हम बॉन्ड वगैरह की बात नहीं कर सकते कि इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, बॉन्ड एनर्जी की बात हम नहीं करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो केमिस्ट्री में हम रेस्ट्रिक्ट रखेंगे। तो इसलिए हम बॉन्ड को फिजिक्स वाले बोलते हैं कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है।
मतलब जब भी किसी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो यहाँ पे हम इसको स्फीयर का स्प्रिंग के साथ कॉम्बिनेशन मानते हैं। मतलब ये m1 मास है, ये इधर m2 मास है, दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो बॉन्ड इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मैकेनिकल मॉडल में इसको कहा जाता है कि ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, इसकी कुछ स्टिफनेस कांस्टेंट जो डिसाइड करता है कि बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा कि वीकर। अब एट रूम टेम्परेचर होता क्या है कि दोनों m1 और m2 आपस में वाइब्रेट कर रहे होते हैं इंटरनल फोर्स के कारण। कभी स्प्रिंग क्या होगा, जो सेंटर ऑफ मास है इसके अबाउट, जो ये मास और स्प्रिंग सिस्टम है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होता है, कंप्रेशन और इलोंगेशन होते रहता है। जब इस तरह से ऑसिलेट करेगा और ये भी ऑसिलेट करेगा तो कभी ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे है और कभी ये मिनिमम डिस्टेंस पे है। तो मिनिमम डिस्टेंस पे इसको आर नॉट बोल रहे हैं और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको हम कैपिटल आर नॉट। तो जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है आर नॉट प्लस कैपिटल आर नॉट बाई 2। एवरेज डिस्टेंस, जो वाइब्रेटिंग एटम्स हैं, जो वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच का जो एवरेज डिस्टेंस उसको हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो जब कभी भी हमारे पास कोई भी सॉलिड होता है जैसे लाइक रॉड हो गया, तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम एक इसका मैकेनिकल मॉडल देखें किसी भी सॉलिड का, तो मैकेनिकल मॉडल का मतलब ये हो गया, इसको एक क्यूबिकल शेप लेते हैं, इस तरह से हर जगह हम एक स्प्रिंग मानते हैं आपस में कनेक्टेड, क्योंकि जो सॉलिड्स का जो मॉडल मानते हैं ना वो स्प्रिंग बॉल मॉडल मानते हैं इस तरह का। अब इसका ये मतलब हो गया कि जब कभी भी किसी भी सॉलिड पे, लाइक वी आर इमेजिंग रॉड, रॉड की क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जितना ज्यादा ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इसमें, जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना ज्यादा, मान लीजिए एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, फोर्स आप एफ लगा रहे हो, तो इसके अंदर क्या होता है, उतना ज्यादा स्प्रिंग इन्वॉल्व होगा। मतलब यहाँ पे भी क्या है, बहुत सारे स्प्रिंग है सॉलिड्स के अंदर भी। हाँ हाँ, अलग से प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के नाम से अलग चैप्टर भी है एचसीएल मार्क के अंदर भी, और इसलिए हम लोग उसको भी फॉलो कर रहे हैं। प्लस क्या है, एनसीईआरटी के हिसाब से दो चैप्टर आपके पास, एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, बुक 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है, उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, उसके बाद हीट आ जाता है, उसके बाद ऑसिलेशन वेव्स, और फिर ऑसिलेशन और वेव्स, है ना। मतलब इस चैप्टर को फिनिश होने के बाद हमारे पास सिर्फ दो चैप्टर बचेंगे और टाइम होगा हमारे पास 1.5 महीने। तो हम बिल्कुल सही पेस में हैं। बट अभी जैसे रोटेशंस के क्वेश्चंस आप करिए, आज मैं कुछ रोटेशंस को फिर से आपको कुछ क्वेश्चंस बना के दिखाऊंगा कि रोटेशन और ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन आई थिंक आप लोगों का ठीक हो गया था, जवाब आने लगा था, जो बच्चे क्लास अटेंड करे थे उनका ग्रेविटेशन मुझे ठीक दिखा, जो कुछ बच्चे। ओके, तो मैंने ये कहा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्प्रिंग इन्वॉल्व हो, और जैसे फोर्स लगता है तो ये स्प्रिंग क्या होता है, इलोंगेट हो जाता है, स्प्रिंग इलोंगेट हो जाता है किसके साथ, ये जो क्रॉस सेक्शन है इसके साथ। तो जब स्प्रिंग इलोंगेट होगा तो वापस से स्प्रिंग जो है, सारे स्प्रिंग क्या है, पैरेलल में है, पैरेलल में सारे स्प्रिंग, तो स्प्रिंग फोर्स सब क्या हो जाएगा, अपना बैक साइड लगेगा,
ये सब F1 प्लस F2 प्लस F3, जैसे ये F1 हो गया, ये F2 है, F3, सारे फोर्स इसको रिस्टोर करना शुरू कर देगा। तो मटेरियल के अंदर एक स्ट्रेस डेवलप होता है। ये स्ट्रेस जो है वो एक तरह से प्रेशर की तरह बिहेव करता है, बट चूंकि सॉलिड है इसलिए हम इसको प्रेशर बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं जो नॉर्मल स्ट्रेस है ना। सो दैट इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। मतलब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो इंटरनल फोर्स है, इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये होता है इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। और इंटरनल फोर्स क्यों डेवलप हो रहा है? इंटरनल फोर्स इस स्प्रिंग बॉल मॉडल से आप सोचिए कि जब आप सॉलिड पे फोर्स एफ लगाते हैं तो बेसिकली आप सॉलिड के साथ ये सारे स्प्रिंग को आप कंबाइंड समझिए। जब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का स्पेस आगे जाना चाहेगा फोर्स के कारण, तो ये स्प्रिंग सबको भी आगे खींच के ले जाएगा। तो स्प्रिंग में क्या होगा, एक स्ट्रेस डेवलप होगा जो कि इलोंगेट कर गया। तो इंटरनल फोर्स जो पर यूनिट एरिया डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। लेकिन इस स्ट्रेस के कारण इसमें रिस्टोरिंग एबिलिटी भी होगा। लेकिन कुछ ना कुछ क्या होता है कि जब आप फोर्स लगा देते हैं तो 100% रिटेंशन नहीं हो पाता। 100% रिटेंशन यदि नहीं होगा तो कुछ ना कुछ इसमें क्या होगा, स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। तो सेकेंड टर्म हमारे पास है स्ट्रेन। सेकेंड टर्म है स्ट्रेन, और स्ट्रेन जो डेवलप होता है वो हमारा होता है रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू दी ओरिजिनल डायमेंशन। यस सर। मतलब यहाँ पे दो वर्ड आ गया, एक स्ट्रेस आ गया, इसको जनरली सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फोर्स बाय एरिया होता है। और एक आ गया स्ट्रेन, जिसको जनरली एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू आ गया चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। और डायमेंशन का मतलब यहाँ पे लेंथ भी हो सकता है, डायमेंशंस का मतलब यहाँ पे वॉल्यूम भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है। तो चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल। अब यहाँ से स्ट्रेस और स्ट्रेस कितने तरह के होते हैं? टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन के टाइप्स पे अगर हम देखें तो स्ट्रेस हमारे पास हो गया, एक हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसमें दो टाइप्स हो गया, एक हो गया टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेस। फॉर एग्जांपल, यदि हम फोर्स इस तरह से किसी सॉलिड पे लगाते हैं जिससे इसके लेंथ में बदलाव हो, लेंथ इसका इंक्रीज करे, तो इसको हम टेंशन की तरह मानेंगे, तो टेंसाइल स्ट्रेस हो। और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस का मतलब है कि सॉलिड में जब आप इसके लेंथ को कम करने की बात करोगे तो ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस से कहीं ना कहीं वॉल्यूम भी कम अधिक हो सकता है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस के अंदर आता है। लॉन्गिट्यूडनल क्यों वर्ड बोलते हैं? क्योंकि जिस बॉडी का जो लेंथ है ना, मतलब जिस बॉडी में सिर्फ लेंथ है, उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हैं। उसी तरह से जो दूसरा अपने पास इसका टाइप है वो है वॉल्यूम स्ट्रेस। तो वॉल्यूम स्ट्रेस हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी लिक्विड के केस में होता है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ऑब्वियस ही बात है, यदि हम वॉल्यूम ऐसे फोर्स लगाते हैं, कोई भी आपके पास बॉडी है और चारों तरफ से ऐसे फोर्स लगाते हैं जिससे इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, कंप्रेशन हो जाता है। कंप्रेशन हो रहा है, तो इसको वॉल्यूम स्ट्रेस बोलेंगे। हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो लिक्विड के कारण होता है वो परफेक्टली प्रेशर है। हाइड्रोलिक स्ट्रेस कुछ नहीं है, बस ओनली प्रेशर। वो भी एक तरह का हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो है वो
फोर्स अपॉन एरिया है एंड दैट इज प्रेशर इनसाइड द लिक्विड। ठीक है, ऑन द करस्पॉन्डिंग लिक्विड हमारा जैसे इसमें करस्पॉन्डिंग टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हो जाएगा। तो अगर हम टेंसाइल स्ट्रेन की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे यहीं पे साथ में लिख लेते हैं, इसमें जो स्ट्रेन हो जाएगा वो हो जाएगा चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल, और हाइड्रोलिक स्ट्रेस के अंदर जो स्ट्रेन हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल। उसके बाद अपने पास टर्म होता है शियर। शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अपने पास कोई सॉलिड है और सॉलिड पे आप फोर्स लगाते हैं, सॉलिड का जो टॉप बॉटम मोस्ट लेयर है, ये बॉटम मोस्ट जो इसका पार्ट है वो हमारा क्या है, अटैच्ड है ग्राउंड के साथ। तो यहाँ से अगर हम बात करें, हमने कहा जो इसका जो बॉटम मोस्ट लेयर है वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, फोर्स आपने सरफेस के टेंजेंशियली लगाया, मतलब कुछ इस तरह का है। ठीक है, तो ये वाला जो है ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, जो फोर्स आप लगाते हो इस सरफेस पे लगा। तो नीचे वाले लेयर के रिस्पेक्ट में जो ऊपर वाला लेयर है वो थोड़ा सा स्लाइड हो जाता है, शियर्ड हो जाता है। शियर का मतलब होता है सरकना, मतलब स्लाइड करना, रिलेटिव टू द लोअर लेयर जो है, अपर लेयर जो स्लाइड करता है उसको शेयरिंग बोलते हैं। तो शेयरिंग स्ट्रेस जो होता है, shear stress that is given by force upon area। तो इसमें एरिया कौन सा लेना है वो आपको ध्यान रखना है। एरिया यहाँ पे क्या है, टॉप फेस एरिया जो है वो वाला लेना। अब अगर shear स्ट्रेन की बात करते हैं तो हमें ये देखना है कि नीचे वाले लेयर के रिस्पेक्ट में जो ऊपर वाला लेयर है वो कितना स्लाइड कर जाता है। सपोज दैट थीटा एंगल आगे स्लाइड कर जाता है और ये लेंथ है डेल्टा एक्स और इसकी ये है एल साइड लेंथ। तो यहाँ पे जो tan थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा है वो है डेल्टा एक्स बाई एल। तो डेल्टा एक्स बाई जो एल होता है वो हमारा shear स्ट्रेन। द shear स्ट्रेस इज नथिंग बट थीटा, कि कितने एंगल से डिफॉर्म हो जाता है वो हमारा क्या है, shear स्ट्रेस है। ये सब सॉलिड के साथ हो रहा है, मतलब ये बेसिकली कभी कभी क्या विजुअल नहीं होता है वो सारी चीज चेंजेस, लेकिन यदि फोर्स लग रहा है तो ये सारी चीज डिफॉर्मेशन हो रहा है। सर एक बार आप वापस बता सकते हैं सर, समझ नहीं आया। shear स्ट्रेस देखो हाँ बता रहा हूँ, कौन कौन सा नहीं समझ में आया, यही वाला या बाकी भी? शेयर स्ट्रेस ही समझ में आया। अच्छा shear स्ट्रेस, देखो shear स्ट्रेस का मतलब होता है कि जब आपके पास जैसे मान लीजिए कि कोई बुक है और बुक आप टेबल पे रख देते हैं, विजुअलाइज कीजिएगा क्योंकि अभी ऑनलाइन पढ़ाई है तो खाली विजुअलाइजेशन पे चल रहा है। तो आपके पास एक बुक है, इसको आप टेबल पे रख देते हैं और उसके ऊपर आप अपना हाथ रख देते हैं, सबसे ऊपर पेज के ऊपर फ्रंट यहाँ पे, और उसको प्रेस कीजिए, टेंजेंशियली प्रेस कीजिए। तो सारे जो
कॉपी का शीट्स है, रिलेटिव टू द लोअर लेयर ऐसे स्लाइड करेगा, करेगा कि नहीं? करेगा सर, ऊपर करेगा। वाला जो शीट है ना, वो नीचे वाले लेयर के रेस्पेक्ट में स्लाइड करेगा ना, जब टेंजेंशियली फोर्स मतलब यस सर, सरफेस के हाँ। लॉन्ग जो अब फोर्स लगा, कितना स्लाइड कर रहा है वो स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन हो जाए। हाँ कितना एंगल से कर रहा है। जैसे हम इसका जो देख रहे हैं ना, वो देखो, ये क्यूब का टॉप व्यू देख रहे हैं, तो ये हमें स्क्वायर दिख रहा है, और स्क्वायर का ये वाला जो लेंथ है वो फिक्स कर दिया, और अब देख रहा है कि अपर वाला जो ए बी लेयर है वो मान लो कि ए डैश बी डैश पे आ, तो कितना ये एंगल स्लाइड किया, समझ में आ गया सर। वो हमारा शियर स्ट्रेंथ। और स्ट्रेस क्या है सर फिर? और स्ट्रेस क्या हो गया कि आपने जितना फोर्स लगाया था सरफेस पे, जैसे बुक का एक सरफेस एरिया है ऊपर वाला, फ्रंट जो पार्ट है, फ्रंट पार्ट मतलब समझ रहे हैं ना, बुक का ये वाला पार्ट, ये पूरा, यस सर, यस सर। तो ये फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया हमारा शियर स्ट्रेस सर हो तो गया। ये भी टैंजेंशियल फोर्स ही है या मतलब हाँ ये कोई भी भी टाइप का? टेंजेंशियली लग रहा है ना सरफेस के लॉन्ग, सर मतलब यदि आप ये मान के चलो, हाँ इस शेयर स्ट्रेस में एरिया कौन सा लेना है सर? एरिया जो होगा ना, वो जैसे आप जो टॉप फेस है, जैसे आपको क्यूब है, अब क्यूब को आपको दिखाने के लिए मैं आपको ऐसे कहा, क्यूब का मैंने ऐसे बताया, ये इसका ये वाला फेस दिखाया जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो, यस सर, हाँ। समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ, आ रहा है सर। तो ये एरिया और फोर्स बाय एरिया ये होता है शियर स्ट्रेस। ये फोर्स हमेशा सिर्फ टैंजेंशियली लगेगा सर, मतलब यही है ना? ये फोर्स हमेशा टेंजेंशियली रहेगा। ये चीज क्लियर है? यस सर। आज आपको ये नोट्स मैं शेयर करूंगा, इसका इससे आप इस वाले वन नोट से पीडीएफ हो जा रहा है, आज मैं सारे बैच में भेजा हूँ, वैसा ही थैंक यू बन रहा सर। है जैसे आपकी केमिस्ट्री वाले सर भेजते। फाइनली हो गया। यस सर। अब यहाँ पे देखते हैं हुक्स लॉ। हुक्स एक साइंटिस्ट है, स्प्रिंग फोर्स जो दिया था वो हुक्स ने ही दिया था, जो एफ स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस के एक्स जो था ना, वो एक तरह से हुक्स लॉ ही। तो हुक्स ने कॉन्सेप्ट दिया कि विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रेस। अब यहाँ पे इन्होंने वर्ड लगाया विद इन इलास्टिक लिमिट, तो इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या होता है? देखो, हर मटेरियल में प्रॉपर्टी टू मेंटेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, प्रॉपर्टीज टू मेंटेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, उसकी एक लिमिट होती है। जैसे अगर आप किसी भी चीज को अगर खींचते हो, पुल करते हो, तो एक लिमिट तक वो क्या है, सस्टेन करता है। उसके बाद क्या होगा कि मटेरियल टूटना शुरू हो जाता है। जैसे आप रबर में ही एग्जांपल देखो, आपके पास रबर, कोई भी चीज रबर ले लिया, उसको आप स्ट्रेच करते रहो करते रहो, एक हफ्ते 10 दिन के बाद देखोगे कि रबर में जो इलास्टिसिटी है वो खत्म हो गया। उसको गर्म कर दो, गर्म कर दो, जूठा नहीं, गर्म कर दो, तो गर्म कर दो, नहीं हो पाएगा। अच्छा, चलो, हाँ हाँ, अच्छा कोई बात। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये रबर है, कोई सैंपल है, आपने फोर्स इधर लगाया, इस पॉइंट पे आपने फिक्स कर, तो फोर्स लगाया तो इसमें ऐसे लेंथ हो गया, बढ़ गया इसका लेंथ,
अब इसके बाद क्या हो गया कि आपने फोर्स हटा लिया, फोर्स हटा लिया तो मटेरियल मान लो कि यहीं वापस ओरिजिनल ऑलमोस्ट वहीं पे पहुंच गया जहाँ पे पहले लेंथ था, थोड़ा सा ही स्ट्रेन होकर के आ गया। इस तरह से रिपीटेड आप जब आप फोर्स लगाते जाओगे तो इसमें एक परमानेंट इलॉन्गेशन हो जाता है और फाइनली ये रबर खराब हो जाता है। तो हुक्स ने बताया कि विद Yes, sir, इन हाँ। इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और यहाँ पे स्ट्रेस इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन होगा। इस के को बोलते हैं इलास्टिक मॉडुलाई। इलास्टिक मॉडुलाई, मॉडुलाई। अब इलास्टिक मॉडुलाई का मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट है, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिक मॉडुलाई। ये कांस्टेंट है जो बताता है कि कितने स्ट्रेस पे कितना स्ट्रेन, एक रेशियो है ये, एंड स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। अब इसके हिसाब से यदि मैं देखूं तो इलास्टिक मॉडुलाई कौन कौन सा है। इलास्टिक मॉडुलाई है हमारे पास यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस इसको y से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन longitudinal स्ट्रेन। strain। Strain, yes, sir. ये होता है फोर्स अपॉन एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। इसको लिखते हैं FL बाई A डेल्टा। ये यंग्स मॉडुलस है। अब यहाँ से जब भी किसी सॉलिड्स पे आप फोर्स लगाते हो तो इसमें कुछ इलोंगेशन हो गया, लॉन्गिट्यूडनली इसमें कुछ इलोंगेशन हुआ, डेल्टा L है, फोर्स लगा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो यहाँ से जो फोर्स आएगा वो आएगा YA बाई L इंटू डेल्टा L, इस वाले है ना। तो ये हमारा जो फोर्स है वो बेसिकली रीस्टोरिंग फोर्स है। ये फोर्स F जो है वो कौन सा है, ये जो फोर्स F आता है ना, बेसिकली देखो आप कहोगे सर ये F फोर्स कौन सा है, तो मैंने कहा स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, बट इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। इसलिए ये बेसिकली क्या है, ये स्प्रिंग वाला फोर्स है, और स्प्रिंग का फोर्स ये kx होता है। अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे x यहाँ पे अमाउंट ऑफ इलोंगेशन या कंप्रेशन होता है, तो जो k स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया यहाँ से YA बाई L आ गया। जब मैंने वर्क पावर एनर्जी में आपको कहा था, प्रदीप बिश्नोई आपने क्वेश्चन भी पूछा था मुझे याद है कि k मैंने कहा था कि नेचुरल लेंथ के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हर मटेरियल के अंदर एक स्प्रिंग वैल्यू होती है, स्प्रिंग कांस्टेंट होती है। मैंने उस समय कहा था यदि आप किसी भी स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ को हाफ कर दोगे, एक स्प्रिंग को आपने कट करके इसकी लेंथ को आपने हाफ कर दिया, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 2k हो जाए। ठीक है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के भी प्रोपोर्शनल है और यंग्स मॉडुलस के भी प्रोपोर्शनल है। तो बेसिकली जो स्प्रिंग कांस्टेंट है YA बाई L। अब यहाँ से अगर मैं रॉड कनेक्टेड इन सीरीज की बात करूं, अगर रॉड सीरीज में कनेक्टेड है तो दो रॉड है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, दोनों की लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम ले लेते हैं। यंग्स मॉडुलस Y1 और Y2 ले लेते हैं। अब इसका हमें इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस बताना है। सपोज एक ही रॉड की लेंथ ले लेते हैं जिसकी टोटल लेंथ है 12 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। ठीक है,
तो इसका जो हमें पता है कि ये स्प्रिंग वैल्यू है, स्प्रिंग कनेक्टेड इन सीरीज होता है। तो जो के इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, सीरीज में अपने पास 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। k1 क्या है, k1 है y1 a/l, k2 है y2 a/l। 1/k इक्विवेलेंट है y इक्विवेलेंट इंटू a/l प्लस l 2l, टोटल लेंथ 12 हो गया, इज इक्वल टू हो गया, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसका उल्टा, ये हो गया 1/k1 दैट इज l बाई y1a प्लस l बाई y2a। l बाई a कैंसिल हो गया सब जगह, तो यहाँ से हो गया 2/y इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/y1 प्लस 1/y2, या यंग्स मॉडुलस y इक्विवेलेंट हो जाएगा 2y1 y2 बाई y1 प्लस y2। तो इस तरह से इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस जो आएगा वो आएगा 2y1 y2 बाई y1 प्लस y2। मतलब इन दोनों का मिला के जो आएगा वो यंग मॉडल है। मतलब ये हमने कहा कि जैसे दो रॉड है, दो रॉड को y1 y2 दिया हुआ है, तो इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस कैसे निकालें। जो सब आगे तो स्प्रिंग जैसे मान लो कि रॉड को आप स्प्रिंग में कनेक्टेड स्प्रिंग जैसा समझते हो, और दो स्प्रिंग जब सीरीज में होता है तो हमने वर्क पावर एनर्जी में बताया था कि वो 1/k इक्विवेलेंट 1/k1 प्लस k2, मतलब रजिस्टर के पैरेलल की तरह कॉम्बिनेशन। यस सर पता है। आगे सर उसी तरह से अगर रॉड्स इन पैरेलल करें, अगर रॉड्स इन पैरेलल करते हैं तो यहाँ से साफ पता चलता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐड हो जाएगा। एरिया है यहाँ पे, ये है फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, पैरेलली अटैच है। इसकी जगह पे एक टोटल एरिया 2a हो गया, लेंथ l है, फोर्स F है। यहाँ से पैरेलल में k इक्विवेलेंट हो जाता है k1 प्लस k2। अब इसका यंग्स मॉडुलस y1 और y2 है, k इक्विवेलेंट हो जाएगा एरिया इंटू y1 बाई l, सॉरी एरिया 2a हो गया टोटल, y इक्विवेलेंट बाई l इज इक्वल टू एरिया a इंटू y1 बाई l प्लस एरिया इंटू y2 बाई l। a बाई l कैंसिल हो गया, तो y इक्विवेलेंट इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। तो यंग्स मॉडल आइडेंटिकल रॉड्स के लिए, मतलब आइडेंटिकल डायमेंशंस वाले रॉड्स के लिए ये इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है। ये आपको एग्जाम में कभी कभी काम आने लगता है, इसको समझ के रखिए। अब देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द रॉड। जिस तरह से स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होता है, जब आप इसको इलोंगेट करते हो तो स्प्रिंग में भी हमारा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है। ठीक उसी तरह से रॉड में भी हमारा क्या होगा, जब भी किसी सॉलिड को आप स्ट्रेच करोगे, फोर्स लगाओगे, और फोर्स के करस्पॉन्डिंग इसमें स्ट्रेचिंग होगा। फोर्स लगा के जब आप इसको स्ट्रेच करोगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल है, तो इसमें स्प्रिंग बिहेवियर होता है। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ के यहाँ पे हो गया वाई ए बाई एल, और एक्स की जगह पे हम डेल्टा एल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हो गया यू। अब हम एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द रॉड, तो ये ए इंटू एल हो गया। ये लिखते हैं हाफ इंटू वाई ए बाई एल डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल बाई ए एल। ठीक है, यहाँ से
ए से कैंसिल हो गया, तो हाफ हाफ इंटू वाई डेल्टा एल बाई एल और इंटू डेल्टा एल बाई एल हो गया। और ये क्या होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस होता है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस इंटू डेल्टा एल बाई एल होगा कि नहीं? तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो एनर्जी डेंसिटी है किसी भी रॉड में, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट विल बी इक्वल्स टू होगा हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म में ये अपने को अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन पता हो तो आप निकाल सकते हो कि इसमें कितना एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड होगा। रो पता हो तो एनर्जी स्टोर निकालना हो तो डायरेक्ट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट गिव्स ए इंपॉर्टेंट रिलेशन। जैसे इसको एक बार क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन समझते हैं, यहाँ पे एक रॉड है, ठीक है, और रॉड का हमने ऐसे क्रॉस सेक्शन ऐसे कट किया, फोर्स एफ लगाया। तो हमें बताना है कि इस क्रॉस सेक्शन पे, इसका पूरा क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है वो ए है। ये इस तरह से हमने इंक्लाइंड इसको कट किया क्रॉस सेक्शन। ये इसका टॉप व्यू है, लाइन नहीं है, ए बी क्या है, क्रॉस सेक्शन का शेप है जिसका आप टॉप व्यू देख रहे हैं। फोर्स इधर लग रहा है। अब आपको बताना है इस ए बी वाले पार्ट पे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस को ही हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं शियर स्ट्रेस, और नॉर्मल स्ट्रेस को ही हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोल सकते हैं। अब आपको ये दोनों बता रहे हैं कि इस केस में जब फोर्स इस ढंग से लगा है तो नॉर्मल स्ट्रेस कितना आएगा और टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना आएगा, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। अब इसको कैसे करें भाई, देखो ये जो फोर्स एफ लग रहा है, ये फोर्स यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, इसका जो ये थीटा तो गिवन होगा, फोर्स एफ यहाँ पे लग गया इसी सेम डायरेक्शन में ए बी पे, ठीक है। अब ए बी पे परपेंडिकुलर लाइन ये है और टेंजेंशियल लाइन ये है। हमें जब कभी भी नॉर्मल स्ट्रेस लेना होता है तो फोर्स अपॉन एरिया लेते हैं, जिसमें फोर्स जो लेते हैं वो एरिया पे परपेंडिकुलर लेते हैं। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये जो होगा वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो एफ का कंपोनेंट जो नॉर्मल के अलॉन्ग हो गया वो हो गया एफ साइन थीटा, और जो टेंजेंशियल के अलॉन्ग हो गया वो हो गया एफ कॉस। तो जब भी आपको नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन लेंगे तो वो होगा एफ एन बाई ए। अब कहोगे ए कौन सा है, क्या ये कौन सा एरिया लेना पड़ेगा, ये वाला एरिया लेना पड़ेगा। देखिए समझिए, ये आपको ये वाला एरिया ए पता है, ठीक है, ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है। अब आपको निकालना है ये वाला, क्या पता है अपने पास, ये वाला जो थीटा है ना, ये आपको गिवन है 90 माइनस थीटा। ये एरिया देखो, एक लाइन से ही तो एरिया बनता है, इसलिए लाइन का अगर हम कंपोनेंट ले लेते हैं तो हमें एरिया का भी कंपोनेंट मिलेगा। तो हमें इस ए से ये वाला निकालना है, तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं ए डैश ले, बेस ए हाइपोटेनस ए डैश से ए डैश हो जाएगा ए बाई साइन थीटा।
तो जब सिग्मा एन बात करेंगे तो एफ एन बाई ए डैश होगा, दैट इज एफ एन अपने पास एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए बाई साइन थीटा, तो ये हो जाएगा एफ साइन स्क्वायर थीटा बाई ए, और सिग्मा टी जब देखेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो ये हो जाएगा एफ टी बाई ए डैश, ये होगा एफ कॉस थीटा बाई ए बाई साइन थीटा, तो ये हो जाएगा सिग्मा टी इज इक्वल टू एफ साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए। देखो इसमें एक बार जेई पूछा था कि थीटा के किस वैल्यू पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, थीटा के किस वैल्यू पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। अपने को पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा दोनों मिलकर के 1 होती है, मतलब वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, तो दो का प्रोडक्ट है, तो दो का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों इक्वल होगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा कब इक्वल होता है, जब थीटा 45 डिग्री, या वैसे भी आप डी सिग्मा बाई डी थीटा को 0 कर दीजिए, क्या करोगे, डी सिग्मा बाई डी थीटा को जब आप 0 करोगे थीटा आ जाएगा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री अगर होगा तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन टू विजुलाइज व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रेस, व्हाट इज द शियर स्ट्रेस। इसका एक सिंगल एग्जांपल आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। ठीक है, यस सर। जैसे आपको बताना है, यहाँ पे एक रिंग है, रिंग किसी पाइप से बना होगा जिसकी एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, और इसको अपनी ज्योमेट्रिकल एक्सिस से ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल एक्सिस ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। अब इसमें बताना है क्वेश्चंस के अंदर टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या, टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा, या टेंशन इन द रिंग। टेंशन इन द रिंग क्या होगा, देखिए इसमें एक चीज आप समझिए, जब ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट जब रोटेट कर रहा है तो इसका एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, छोटा सा पार्ट है ये, ठीक है। मान लीजिए ये टोटल डेल्टा थीटा है, इसका हाफ डेल्टा थीटा बाई 2 है, ये भी डेल्टा थीटा बाई 2, रेडियस इसकी आर। ओके, तो इस पे बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा होगा, और टेंशन जो होगा वो इधर की तरफ ले, इस रिंग पे, क्योंकि ये फ्लाई होना चाह रहा है, तो मटेरियल के अंदर एक इंटरनल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, और इंटरनल स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है वो इस तरह से लॉन्गिट्यूडनली हो रहा है। छोटा लेंथ है तो ऑलमोस्ट इसको हम स्ट्रेट लाइन की तरह मान सकते हैं, और ये पार्ट डिटैच होकर अगर बाहर नहीं जा रहा है तो इसका मतलब है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को टेंशन का ये वाला जो कंपोनेंट है वो बैलेंस कर रहा है। ये डेल्टा थीटा बाई 2 है तो ये भी डेल्टा थीटा बाई 2 होगा, और ये होगा 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2, ठीक है।
तो टेंशन का इधर कंपोनेंट हो जाएगा t cos 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2 यानी t साइन डेल्टा थीटा बाई 2, इधर भी कंपोनेंट हो जाएगा t साइन डेल्टा थीटा बाई 2। तो 2t साइन डेल्टा थीटा बाई 2 विल बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? ये होगी dm। dm मतलब कौन सा मास? ये वाला जो मास रिंग का, dm इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू r, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है फॉर स्मॉल थीटा। अब dm को हम यहाँ से लिख देते हैं 2t साइन डेल्टा थीटा बाई 2 इज इक्वल टू dm को लिख सकते हैं r इंटू डेल्टा थीटा, तो इसका टोटल लेंथ हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया वॉल्यूम, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो मास इंटू ओमेगा स्क्वायर r। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं और स्मॉल थीटा साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है। इस अप्रोक्सीमेशन के साथ 2t साइन डेल्टा थीटा बाई 2 है तो 2t इंटू डेल्टा थीटा बाई 2 हो गया इज इक्वल टू आर, आर यहाँ पे स्क्वायर हो गया ओमेगा स्क्वायर, ओके, इंटू ए इंटू रो, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, डेल्टा थीटा से डेल्टा थीटा कैंसिल हो गया, डेल्टा थीटा भी था। तो यहाँ से जो टेंशन आ जाएगा वो आ जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए रो। चेक कर लीजिए इसको। ये है टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन इट स्टार्ट्स टू रोटेट विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। सो वेरी गुड क्वेश्चन। इसका इस्तेमाल पूरे हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में इस कॉन्सेप्ट का यूज करें। हमने इसमें इसमें किसी को कुछ पूछना सर है? हाँ, इसमें ये रो कहाँ से आ गया सर, एक बार बता दो। रो कैसे आया? देखो ये जो डीएम है, डीएम मास सब समझ में आया कि डीएम मास क्या है? डीएम मास जो आपने एक स्मॉल पार्ट लिया है ना रिंग का, कोई भी एक स्मॉल पार्ट ले लिया है, इस स्मॉल पार्ट का ये सेंटर पे टोटल एंगल है डेल्टा थीटा, इसको दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया, डेल्टा थीटा बाई 2 डेल्टा थीटा बाई 2। टेंशन जो होगा उसमें टेंशन टेंजेंशियली फोर्स लगेगा, इस सेक्टर के अलोंग टेंजेंशियली फोर्स क्या है ये अपने को पता है। तो टी और टी दिखा दिया यहाँ पे और यहाँ पे, टी और टी दिखा दिया। फिर टी का कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसको ये बैलेंस कर रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है। अब यहाँ पे डीएम मास को लिखना है, देखो इसकी लेंथ क्या है, ये आर्क, ये डेल्टा थीटा एंगल है तो ये जो आर्क लेंथ होगा वो आर डेल्टा थीटा होगा। और आर डेल्टा थीटा को अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम मिल जाएगा, वॉल्यूम को रो से मल्टीप्लाई करें तो डेंसिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये वॉल्यूम है और डेंसिटी, तो ये मास टर्म, ये आ गया डी। क्लियर? यस सर। तो अब हम देखते हैं ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो ग्राफ है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ के बीच में जो
रिलेशन होता है वो इस तरह से लिखते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन। पहले ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा विद इन इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा, तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। फिर हल्का से ये कर्व ऐसे जाता है, फिर ये ऊपर उठता है, टॉप पे पहुंच के फिर डाउन हो जाता है। ये ग्राफ ओ है, फिर ए है, ठीक है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है, उसके बाद डी है, उसके बाद ई है। ये अलग अलग पॉइंट है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन पे ये पॉइंट हमने लिखा है। ओ से लेकर के ए तक हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। हुक्स लॉ इज ओबेड। ओ से ए तक हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बी जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट का मतलब होता है कि यहाँ पे मटेरियल, जैसे देखो, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, स्ट्रेस मतलब फोर्स, फोर्स बढ़ा रहे हो, स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेन मतलब डिफॉर्मेशन। जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, स्ट्रेन भी बढ़ता जा रहा है, उसी प्रोपोर्शनल में हो रहा है। तो ए तक हमारा हुक्स लॉ है। बी, उसके बाद क्या हो रहा है, ग्राफ थोड़ा डाउन हो रहा है। डाउन होने का मतलब है स्ट्रेस कम, स्ट्रेन ज्यादा। मतलब यहाँ पे मटेरियल सबसे पहले खुलता है, मतलब मटेरियल टूटने के कगार की तरफ बढ़ता है। उसके बाद जो सी है, दैट इज कॉल्ड अ परमानेंट सेट। मटेरियल के अंदर परमानेंट सेट होने का मतलब है प्लास्टिसिटी कैरेक्टर आ जाता है। इलास्टिसिटी कैरेक्टर बी तक मिलता है, जहां तक यील्ड पॉइंट है। फोर्स आपने हटा लिया, मटेरियल वापस से रिस्टोर कर लेगा अपने ओरिजिनल डायमेंशंस की तरफ। लेकिन सी पॉइंट पे ये परमानेंट सेट होता है, मतलब ये करीब करीब लेस देन ऑफ 1% स्ट्रेन डेवलप हो जाता है सी पॉइंट। उसके बाद जब आप फिर से स्ट्रेस बढ़ाते हो तो देन लो स्ट्रेन, मोर स्ट्रेस, लेस स्ट्रेन, मोर स्ट्रेस, ग्राफ फिर अप डाउन हो, अप बढ़ेगा। ये डी जो होता है मटेरियल के अंदर, ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये यूटीएस है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें सिग्मा यूटीएस है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है, ठीक है। और उसके बाद ई जो पॉइंट है, डी पॉइंट इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब मटेरियल यहां तक विथस्टैंड करेगा फोर्स को। उसके बाद अचानक से मटेरियल क्या हो जाता है, फ्रैक्चर पॉइंट की तरफ जाना शुरू हो गया, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। फ्रैक्चर पॉइंट की तरफ मटेरियल बढ़ना शुरू हो गया। सबको जाके इमीडिएटली पढ़ लीजिएगा, सारा थ्योरी है। एक बार एनसीईआरटी और एच शर्मा आप देख सकते हैं इसको, थ्योरी सबको अच्छा है टॉपिक सब। तो थ्योरेटिकल आ जाता है एग्जाम में तो बच्चे से कोई पढ़ के नहीं गया रहता, ठीक है। तो ई जो हो गया वो फ्रैक्चर पॉइंट, मतलब वहां से मटेरियल टूट जाता है। मतलब एक चीज समझिएगा, इसका जो रेशियो होता है, यानी जो स्लोप होता है tan थीटा, वो प्रोपोर्शनल होता है यंग्स मॉडुलस के। मटेरियल का, जैसे मान लीजिए आपसे स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व एक दे दिया, दो सर कर्व है, शायद स्क्रीन फ्रीज हो गई, चालू हो गई।
1 एंड 2 करके दे दिया कि किसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है, तो आप कहोगे y1 ग्रेटर देन क्या है, y2। मटेरियल जितना स्ट्रॉन्गर होने का मतलब है जिसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है। जैसे मान लो कि ऐसे है और सेम स्केल पे एक ऐसे ग्राफ 1 और ग्राफ 2 है, इसमें बताना है कि कौन मटेरियल ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो आप 2 इज मोर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसमें तो एनसीईआरटी कर लो तो काफी है इस चैप्टर के अंदर। एचसीएल वहाँ वैसे प्रॉपर्टी मीटर एक अलग से चैप्टर दिया है, अच्छा है वो, अगर बना लोगे तो सफिशिएंट। कम क्वेश्चन मिलते हैं आपको, मॉड्यूल वगैरह में कम मिलेंगे, तो 2 इज मोर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, उसी तरह से जो लेंथ ऑफ डी पोर्शन है, ठीक है, जो लेंथ ऑफ डी पोर्शन है, लेंथ ऑफ डी पोर्शन ये बताता है कि मटेरियल डक्टाइल, एक बोलते हैं कि ब्रिटलनेस और डक्टिलिटी, दो कॉन्सेप्ट होता है। तो डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल आपने पढ़ा होगा, जिसको आप वायर में ड्रॉ कर सकते हो। मटेरियल को आप फोर्स अप्लाई करते जा रहे हो, फिर धीरे धीरे उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होते जाता है, फिर वो वायर में कन्वर्ट होता है। तो डक्टिलिटी एक मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है। डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेंथ ऑफ डी पोर्शन जितना ज्यादा होगा, जैसे इस वाले में डी और ई है, इस वाले में ये डी और ई है, डी पोर्शन इसमें ज्यादा है, सो material 1 is more ductile than 2 and 2 is more brittle than। क्लियर? ठीक है, आप लोग को अगले क्लास में जो है ना, रोटेशन के क्वेश्चंस कर लेते सर, दो एक तो सबसे पहले ये आप कर लीजिएगा, जो काम देता हूँ वो जरूर करिएगा। ठीक है, आप सबसे काइंडली रिक्वेस्ट है, एक तो लेवल 1 एक से लेकर के डीटीएस है, एक से लेकर के आपके पास है 15 तक। तो फ्लूइड का 1 से लेकर के 15 तक अभी जाके कीजिएगा, इसको सोचिएगा, नहीं बनेगा तो खूब थिंक कीजिए, और डाउट्स आप क्वेश्चन लेवल 1 के नेक्स्ट डीटीएस 1 लिक्विड्स का, ये लेवल 1 1 से 15 तक, ये आज के आज अभी अटेम्प्ट कीजिएगा। और कल मैं आपको बता रहा हूँ, कल जो है ग्रेविटेशंस में आपको फोर्स वगैरह ये सब तो कर लिया था आपने, जो नहीं किया था वो एक बार कर लीजिएगा। ग्रेविटेशन में लेवल 2 करना है, लेवल 2 61 से 70 तक करना है। होमवर्क लिखिए और सबको करना है, मैं इसी शीट्स पे लिख देता हूँ ताकि मुझे भी याद है, और इसको आपको मुझे सेंड करना है। अगर आपने नहीं थ्योरी पढ़ा है तो मैं टॉपिक वाइज ही दिया हुआ हूँ, तो आप थ्योरी पढ़ लेंगे उस टॉपिक का और फिर आप बना लेंगे। मतलब इसमें फ्लूइड्स का सिर्फ लेवल 1 से लेवल 1 आज करने सिर्फ का लेवल 1 में खाली प्रेशर के क्वेश्चन है, तो प्रेशर तो आपने पढ़ा हुआ है ना, तो नहीं आएगा तो हम उसको करेंगे, बट करना जरूरी है, मैंडेटरी। नहीं तो घर पे फोन करूंगा, बता रहा हूँ, घर पे आप लोग को लग रहा है कि सर झूठी बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं, सही में फोन कर दूंगा।
तो ये ग्रेविटेशन जो है, निश्चल फोन किया था कि नहीं मैंने घर पे? किया था सर। हाँ, हाँ, नहीं कर, ऐसा नहीं है, 1 से 2 बार मैं फिर पेरेंट्स भी फिर बुला लूंगा सेंटर पे, काम नहीं करोगे तो, क्योंकि हमें तो पेरेंट्स से ही मतलब है ना, आपको तो बस पढ़वाना है हमें, आपसे हम थोड़ी वो करेंगे कि नहीं आप जो कहेंगे एक बार वो आप हम वेंटुरी ट्यूब वापस समझा देंगे सर, वो समझ नहीं आया। लगाया पेच है ना निश्चल। अब नहीं दुआ जी मैं बता देता हूँ अभी, नहीं मैं ये बहाना एक्सक्यूज ना छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूँ, तो मैं तो भी बता के भेजूंगा आपको, तो आप कहोगे सर मेरे को समझ में नहीं आया था इस वजह से मेरा नहीं बना। ठीक है, तो ये सर, ऐसा लिक्विड्स नहीं। में 1 से 15 करना है, और तीसरा जो है अपने पास रोटेशंस में है, सिर्फ और सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता हूँ, नथिंग एल्स। सर मूवमेंट ऑफ सर ये इनर्शिया की 61 सिर्फ डीटीपी 1 ही है। क्या 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 सर मूवमेंट मोमेंट ऑफ रोटेशन इनर्शिया में तो सिर्फ शायद कर लिया था ना। सर ये 61 से 70 क्या है सर ग्रेविटेशन में, मतलब क्वेश्चन कौन से ग्रेविटेशन हैं? 61 70 78 सब डीटीएस एक ही नंबरिंग दिया है, ये लेवल 2 है। आसान है क्वेश्चन, आप अटेम्प्ट करिएगा, लेवल 1 लेवल 2 मत देखिएगा, कभी कभी लेवल 2 लेवल 1 जैसा ही है, इसलिए वो दे दिया। ग्रेविटेशन का डाउट है सर। अब लेवल 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेवल 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अपने को 1 से लेकर के 100 तक, 91 से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कुछ नहीं करना है अभी, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। 91 से लेकर के 100 तक डीटीएस ये आपके पास 7 है, और पेज नंबर है ये अपने पास, ये हम पहले डिस्कशन करेंगे। आप उससे पहले भी अगर आपको नहीं बनता है, किसी को कुछ में डाउट है, तो आप टाइम लेकर के वो चीज़ आप समझ लेंगे, नेक्स्ट क्लास का इंतजार नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें से अगर आपको कोई थ्योरी में प्रॉब्लम है तो पहले आप पूछ लीजिए। डाउट्स भी अगर मान लो कि कोई सीरीज ऑफ डाउट्स है, लगातार आपको 4 फंस रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम, 1-2 फंसता है बीच बीच में तो चलता है, डाउट्स है वो, बट लगातार आपको नहीं, एक भी नहीं हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम चल रहा है। तो डीटीएस 7 मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपको करना है, और लेवल 2 है ये, तो लेवल 2 आसान नहीं है। और सर हाँ, वो रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी होती है ना सर, वो एक बार बता। रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी, यस सर। ये होमवर्क तो पहले मैं दे दूं, ये होमवर्क को ना 100% करना है। मैं अब मेरे पास ये शीट रहेगा तो मुझे पता भी चल जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 से लेकर के 15 तक, एक बार आप किए हुए हैं फिर से दोबारा कर लीजिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 से लेकर के 15, लेवल 1 डीटीएस 1, इतना करना है आपको। थोड़ा सा मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को और इसके थोड़े फोर्स वगैरह को एक बार मैं थ्योरी भी बता देता हूँ आपको, ताकि आपको परेशानी ना हो। सर पॉइंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन है, एक भी बच्चे कोई एक्सक्यूज नहीं देगा कि हम ये कर रहे हैं, हम यहाँ का दिल्ली का वो वीडियो देख रहे हैं। जब इतना ही देख रहे थे तो आप फिर क्लास कोचिंग क्यों ज्वाइन किए, खुद ही आप पढ़ लेते ना। टीचर्स का कोई रोल नहीं है ना फिर, जो टीचर्स कह रहे हैं कि नहीं नॉर्थ में चलना है, आप बोले सर मुझे तो साउथ में चल, ये और अगर ऐसा चल रहे हैं तो फिर परफॉर्मेंस आना चाहिए। जो चैप्टर आप कंप्लीट तैयार कर लेते हैं फिजिक्स के अंदर, आप कहीं से भी पढ़े, मेरे को आप एक टेस्ट दे दीजिए, इफ आई एम सेटिस्फाइड देन अप्रूव्ड। आपको जहाँ से पढ़ना है पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, जब तक आप हमारे साथ हैं तो यू हैव टू परफॉर्म वेल। अगर दिक्कत आ रही है तो हम एक बार नहीं 10 बार पढ़ेंगे इसको, कोर्स खत्म करने से कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि दुकान तो है नहीं, आपने पैसे दिए और मैंने आपको प्रोडक्ट दे दिया, तो इसलिए वो सारी चीज़ें मुझे करना है और रिस्पॉन्स चाहिए। ये आपको ये होमवर्क लिख लीजिएगा।